ब्रीफली पहले कल्चर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऑनवर्ड आगे चलेंगे। कल्चर क्या चीज होती है? कल्चर हमारी जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, जहां पर भी हम लोग मौजूद हैं, वहां पर जो भी कॉमन प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटीज, नॉर्म्स हम लोग, कॉमन का मतलब जो हम सब मिलकर शेयर कर रहे हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, एथिक्स या मोरालिटीज, जिनको वो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब लोग उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको हम बुनियादी तौर पर कल्चर का नाम देते हैं। नॉर्मली क्योंकि अब जियोग्राफिकल एरियाज मौजूद हैं कंट्रीज की सूरत के अंदर, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कंट्रीज का अपना एक, जो जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनमें कुछ कॉमनैलिटीज मौजूद होती हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, वो लैंग्वेज हो सकती है, वो रिलीजियस बिलीव्स हो सकते हैं, वो आपस में मिलने का तरीका हो सकता है, वो फैमिली में किस तरह से रहना है, किस तरह बिहेव करना है, वो मेथड हो सकता है, आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, वो मेथड हो सकता है, एनीथिंग, काम कैसे करना है, क्या हम एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं या एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है। ये जो भी कॉमनैलिटी वहां पर मौजूद होगी, उसको हम बुनियादी तौर पर कल्चर का हिस्सा बोलते हैं, उसको हम कल्चर बोलते हैं। पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, हमारे में मुख्तलिफ, बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया पाकिस्तान का, प्रोविंसेस मौजूद हैं, हर प्रोविंस के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। ड्रेसिंग का डिफरेंस है, जैसे सिंध के ड्रेसेस में और पंजाब के ड्रेस में और बलूचिस्तान के ड्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, थोड़ी सी एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्टिल कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर कॉमन है, लाइक हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स, हम फैमिलीज को किस तरह ट्रीट करेंगे, हम बड़ों से कैसे बात करते हैं, हम छोटों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, हमारे बहुत सारे बिलीव्स हैं जो हमारे अंदर कॉमन है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल बेटा, जब आप एंटर हो रहे हो तो आपके माइक्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल के काइंडली इन्हें बार बार ऑन मत करें, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर। सो वो कुछ कॉमन बिलीव्स हैं, हम उसको पाकिस्तानी कल्चर का नाम देते हैं। कल्चर की ब्यूटी ये होती है कि ये लोगों की कॉमन प्रैक्टिसेस से डेवलप होता है, स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है, और जहां जिस कल्चर की जिस जगह की भी हम बात कर रहे होते हैं, वहां के मेजॉरिटी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट इन अ सेंस कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आपको अब ये अपना काम करने का तरीका छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, और वो भी जितना मर्जी कन्विंस कर ले, स्लोली ग्रेजुअली तब्दील होता है। ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ड्राइविंग आपने अपने यहाँ देखी हुई है, आप भी ड्राइविंग काफी सारे लोग करते होंगे, मैं भी करता हूँ, नहीं करते तो हम सड़क के ऊपर देखते हैं, काफी बेहंगम ट्रैफिक है हमारी, हम लोग आपस में बैठ जाएंगे अभी, बैठ के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और ट्रैफिक के ऊपर बात करते हुए हम सारों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम होगा कि यार ट्रैफिक बहुत खराब है लाहौर के अंदर, इसको बेहतर होना चाहिए। सड़क पे जा रहे हो, लोग लेन क्रॉस करते हैं, सिग्नल वायलेट करते हैं, वन वे को वायलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेन्स क्रॉस बड़ी स्पीड में करते हैं, इधर से रिक्शे वाला, उधर से मोटरसाइकिल, हम सारे बैठ के ये बुराइयां करेंगे, और थोड़ी देर के बाद हम सड़क पर निकलेंगे तो हम एग्जैक्टली वैसे ही ड्राइविंग कर रहे होंगे जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले जिसको मना कर रहे थे। अब ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया कि हमने ऐसे काम करना है। इसको चेंज किया जा सकता है, स्ट्रगल की जा सकती है, गवर्नमेंट ने एफर्ट की, पीछे काफी सारी एफर्ट की, हेलमेट पहनने के ऊपर पाबंदी लगाई लोगों के ऊपर कि जनाब हेलमेट जरूर पहनेंगे। आपने देखा बहुत सारी रेजिस्टेंस आई, चीखना चिल्लाना, एक दूसरे को वो करना, गरीबों को देखें मार दिया, इतना बड़ा चलान कर दिया हमारा, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने ये कहानी सुनी। गवर्नमेंट ने जहां जहां कैमरे लगा दिए, उन्होंने कहा जनाब यहाँ से जो ट्रैफिक रूल वायलेट होगा
वहां पे जो है ना हम आपको ई चालान भेज देंगे। उन सिग्नल्स के ऊपर जाकर देखें तो लोग तमीज से खड़े होते हैं, लेन के पीछे खड़े होंगे, सिग्नल ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से काम कर रहे होंगे। जैसे उससे थोड़ा आगे जाते हैं दोबारा से वही वाला काम करना शुरू करते हैं। अब ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि अगर हम एक कॉमन प्रैक्टिस को, जो हमारे यहाँ, मैं इसको कल्चर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है, इस कॉमन प्रैक्टिस को चेंज करना आसान काम नहीं है। इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ टाइम टू बी चेंज्ड। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही हो रही है, गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, 10-15 दिन, महीना 2 महीना बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल वालों को पकड़ते हैं, सब हेलमेट पहन लेते हैं। फिर आपकी पुलिस डिपार्टमेंट ठंडा हो जाता है, आराम से साइडों पे खड़े रहते हैं, लोग दोबारा हेलमेट उतार देते हैं। बहरहाल ये कल्चर की ब्यूटी होती है या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो स्लोली डेवलप होता है, और अगर उसको चेंज भी करना हो तो वो स्लोली चेंज होता है। ओवरनाइट जो चीज डेवलप हो जाए और ओवरनाइट जो चीज चेंज हो जाए, उसको हम कल्चर नहीं बल्कि फैशन बोलते हैं। ठीक हो गया? फैशन ऐसी चीज है जो ओवरनाइट डेवलप भी हो जाता है और ओवरनाइट चेंज भी हो जाता है। कल्चर ऐसे नहीं होता। अब कल्चर का इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, क्योंकि आप, मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए उन तमाम कल्चरल वैल्यूज को, हम चाहे उन्हें मुंह से बुरा कहें लेकिन हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। अब अगर हमारा कल्चर ऐसा है यहाँ पर कि जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जी बड़ों को रिस्पेक्ट दी जाए, चाहे वो गलत भी कह रहे हो आपके ख्याल में, आपको लगे कि वो गलत भी बात कर रहे हैं, तब भी उनको निगेट ना किया जाए, आर्गुमेंट ना किया जाए, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक है? अब इस कल्चर के अंदर क्या होगा, जो भी आपके बड़े होंगे, नहीं होता। वंस अगेन रिक्वेस्ट यू बेटा, काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखिए। YouTube आपने क्वेश्चन पूछना है, रेज योर हैंड, आई विल कॉल यू। गाने रहने तो वो खोल है ना, ऐसे तो नहीं। It's again a very very simple and a humble request, kindly अपने mics on मत कीजिए please. Okay, let me disable it. Okay. अब वो कल्चर का हिस्सा है तो हम लोग सारे ही उसको बुनियादी तौर पर फॉलो कर रहे होते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक है कल्चर के अंदर, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर कल्चर के सब कल्चर्स मौजूद होते हैं। हर कल्चर के सब कल्चर्स मौजूद होते हैं। कल्चर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर सब कल्चर्स मौजूद हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ लाहौर का अपना एक कल्चर मौजूद है ना, लोग यहाँ पे कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो फौरी तौर पे गले मिलते हो, फिर हाथ मिलाते हो। अब ये कॉमन प्रैक्टिस है, हम इसको कल्चर का हिस्सा बोलेंगे। आप स्लैंग्स क्या यूज कर रहे हो, नॉर्मली कॉमन होती है, चेक करके देखिए। आप जहां पर भी जाएंगे दोस्तों के साथ जब आप ट्रीट करेंगे, काफी मिलती जुलती लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही होती है, क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस है, इसलिए हम कल्चर का हिस्सा बोलेंगे। लेकिन ये भी रियलिटी है कि इस कल्चर के अंदर अगर लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज में आप जाएं तो आपको एरिया टू एरिया थोड़ी सी वेरिएशन जरूर नजर आती है। वॉल्ड सिटी के अंदर और डिफेंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। ठीक है? लोगों की ड्रेसिंग में, लोगों की लैंग्वेज उर्दू ही है, इंग्लिश ही बोल रहे हैं, लेकिन वर्डिंग चेंज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज है, लहजा, एक्सेंट चेंज हुआ हुआ है थोड़ा सा। तो हर कल्चर के अंदर सब कल्चर भी मौजूद होते हैं। ये तो हो गई जर्नल सी बात एक कल्चर के हवाले से। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक किसी ना किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी का ही हिस्सा होगी, और ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होंगे उनको, क्योंकि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो वो किसी ना किसी कल्चरल वैल्यूज को लाजमी तौर पर मानते होंगे और उन्हें ऑब्जर्व करते होंगे। ऑर्गेनाइजेशन जिस टेरिटरी का हिस्सा होगी, बाय एंड लार्ज वहां के ही कल्चर के अंदर रहकर काम करेगी, वो कल्चर एम्बेडेड होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्लस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, आप टीम्स डेवलप करेंगे, टीम्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी, आपके बॉसेस का बिहेवियर होगा, आपके सबऑर्डिनेट्स का कोई बिहेवियर होगा। जब ये सब आपस में मिलेंगे तो उस बेजर नेशनल कल्चर के अंदर रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पर्टिकुलर कल्चर भी डेवलप हो जाएगा। हम सब लाहौर में हैं, हम एक सिंगल कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। हम में से दो लोगों की हायरिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल बैंक अल फलाह में,
और 2 लोगों की हायरिंग हो जाती है नेशनल बैंक के अंदर, हैं तो हम एक ही कल्चर का हिस्सा। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का काम करने का तरीका डिफरेंट है। वहां पे जो बॉसेस हैं, टॉप मैनेजमेंट है, उनके बिहेवियर्स, उनकी मेंटालिटी, उनकी साइकी थोड़ी सी डिफरेंट है। अकॉर्डिंगली वहां पर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका आपस में मिलना जुलना थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि लाहौर के रिहायशी थे हम चारों लोग, हम एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में गए तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग, वहां के बॉसेस का बिहेवियर और वहां की जो कम्युनिकेट किया वहां जाके हमने, वहां जो रिलेशनिंग हमारी हुई वहां के ऑलरेडी अवेलेबल वर्कर्स के साथ, तो हमारे अंदर थोड़ी सी चेंज जरूर आएगी। रिजल्ट आपके सामने है, आप सुबह जाइए, जाके दोनों बैंकों की किसी एक ब्रांच में जाइए, ब्रांचों में एंटर होते ही आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपको ग्रीट कैसे किया जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जा रहा है, आपको बिठाया कैसे जा रहा है, आपको किस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा रहा है, ये सारी के सारा नेशनल बैंक में थोड़ा सा डिफरेंट है और अल्फला के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट आ गया सब कल्चर का, कि ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री के अंदर मौजूद है, तो ब्रॉडली तो कल्चर कंट्री का है, लेकिन विद इन कंट्री, विद इन दैट जियोग्राफिकल एरिया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अपने सब कल्चर्स डेवलप हो जाते हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर होगा। फिर से आपकी आसानी के लिए, कल्चर का मतलब है कॉमनली शेयर्ड प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज। तो अल्फला बैंक के एम्प्लॉइज की कॉमनली शेयर्ड प्रैक्टिसेस और नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज की कॉमनली शेयर्ड वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है। बच्चे मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, दैट इज शीला। मे आई नो हु यू आर? Who you are? Stupid. Okay. So हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सब अपना एक कल्चर मौजूद होगा। अगेन विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी सब कल्चर्स डेवलप हो सकते हैं। हम पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान का कल्चर लाहौर में आए, एक सब कल्चर डेवलप हुआ, लाहौर के लोगों की कॉमन प्रैक्टिसेस डिफरेंट थी। लाहौर के अंदर हम एक बैंक के अंदर चले गए, मैं एग्जांपल बैंक की ले रहा हूँ, अल्फला बैंक के अंदर फॉर एग्जांपल, वहां का अपना एक कल्चर मौजूद है, ठीक हो गया। तो सब कल्चर्स डेवलप हो रहे हैं। मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं, मैं कहता हूं विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे या डिफरेंट टीम्स होंगी, उनके अपने अपने कल्चरल वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। अगेन ये थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। ब्रॉडली हम अपने मेन कल्चर को ही फॉलो कर रहे होंगे, बट स्मॉलर लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस मौजूद हो सकती हैं, किसी ना किसी किस्म की चेंजेस हो सकती हैं। जी बेटा, क्वेश्चन पूछिए यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने नेशनल बैंक का जिक्र किया था, तो सर देखें वो एक गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट के अंडर आता है, उस पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, इसलिए वहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो इस चीज को बॉदर नहीं करते कल्चर को, वो कहते हैं यार ठीक है हम तो सरकारी मुलाजिम है, देखी जाएगी। जबकि जो प्राइवेट जितने भी बैंक हैं ऑलमोस्ट उनका कल्चर सेम होता है, क्योंकि मैं खुद बैंकिंग सेक्टर से हूँ तो मुझे इस चीज का आइडिया है। तो क्या इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर्स पे? जी बिल्कुल करता है। व्हाटसोएवर इज द रीजन, मैंने अभी कहा टॉप मैनेजमेंट कैसे बिहेव कर रही है। अब टॉप मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, ये एक अलहदा सिनेरियो आ गया ना, बट वो जैसे भी बिहेव कर रही होगी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अकॉर्डिंगली डेवलप होता चला जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। ओके ओके। तनवीर, तनवीर आपका हैंड रेज है लेकिन आपके पास माइक अवेलेबल ही नहीं है। जिस भी डिवाइस के थ्रू आप कनेक्ट हुए हुए हो उसका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, या तो आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो और अपना माइक ऑन करो। तनवीर, ओके। मीनवाइल हम लोग आगे चलते हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर 2 टीम्स बनी हुई हैं 10-10 लोगों की, अब वो 10 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। स्लोली ग्रेजुअली उन 10 लोगों के अंदर कुछ कॉमनैलिटीज
एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगी। कोई 3-4 लोग उसमें घूमने फिरने के शौकीन है, वो सारों को लगा लेंगे कि यार हर हफ्ते ना हमने सैटरडे को ना बैंक से निकलने के बाद जब छुट्टी वाले दिन हम ऐसा करेंगे कि लक्ष्मी चौक में कढ़ाई खाया करेंगे। एक दूसरी टीम में उसमें भी 10 लोग हैं, वो उसमें ऐसे लोगों की तादाद कम है। अगर किसी ने कोशिश भी करा कि नहीं यार नहीं मैंने घर जाना होता है, तो अब एक कल्चर डेवलप हो जाएगा। टीम ए जो है वो आउटगोइंग हो जाएगी, वो लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, शाम को बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, ठीक है। टीम ए अपने काम से काम रखा हुआ है, शाम को छुट्टी होती है अपने अपने घर चले जाते हैं। तो लोगों की आपस की इंटरेक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को ही फॉलो कर रहे होंगे ब्रॉडली, लेकिन विद इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थोड़ी थोड़ी चेंजेस मौजूद हो सकती हैं। ब्रांच टू ब्रांच वेरी होती है। आप लोगों में से जो भी बैंक्स के साथ रिलेटेड है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर थोड़ी बहुत माइनर सी ही सही लेकिन चेंजेस जरूर होती हैं। लोगों के बातचीत करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को हेल्प आउट करना, फ्रेंडली माहौल है या रिजर्व माहौल है, ये डिपेंड कर रहा होता है। वंस अगेन जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने कहा था ब्रांच के मैनेजर का इसमें बड़ा रोल है। एक मैनेजर जरा लाइवली सा है, जॉली पर्सन है, तो उसकी ब्रांच का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। दूसरा जरा सीनियर है, थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा गुस्से वाला, उसकी ब्रांच का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। मोस्ट कॉमनली आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, मुख्तलिफ क्लासेस आपने पढ़ी है इतने सारे सेमेस्टर के अंदर, टीचर टू टीचर एक ही क्लास है, आप सेम स्टूडेंट हो, लेकिन डिफरेंट टीचर्स की क्लास में आप थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हो, थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हो। सो सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि कल्चर के अंदर सब कल्चर्स डेवलप हो सकते हैं और कल्चर को चेंज करना कोई आसान काम नहीं होता। अच्छा, इसके हवाले से भी हम कहें तो कल्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा सिर्फ। जी अब आपके यहाँ पर 100 की कैपेसिटी पूरी हो गई है, तो मैंने गूगल मीट का लिंक भी शेयर कर दिया। आपके वो फेलोज जो अब इसके बाद अब कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, उनसे कहेगा गूगल मीट चल रहा है वहां पर हो जाए। वैसे मैंने लिंक भेज दिया हुआ है दोनों जगह के ऊपर। ओके, मैंने कहा कल्चर को चेंज करना आसान काम नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन है। कल्चर को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। डोमिनेंट कल्चर ऐसा कल्चर होता है जिसको ब्रॉडली सारे के सारे लोग या कम से कम मेजॉरिटी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग कल्चर बोलते हैं। दैट इज वो वैल्यूज, वो चीजें जो हमारे अंदर डीपली एम्बेडेड हैं, जो हमारे अंदर डीपली एम्बेडेड हैं, जिनको मतलब हम लोग एक क्या कहना चाहिए विद कन्विक्शन हम जिनको फॉलो करते हैं। वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम प्रैक्टिसेस जो हैं वो बुनियादी तौर पर स्ट्रॉन्ग कल्चर हम बोलते हैं। कल्चर की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं जिसको लोग फॉलो तो करते हैं लेकिन कोई मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट उसके डाई हार्ड सपोर्टर नहीं है। कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो कभी करते हैं कभी नहीं करते। सो उसको हम वीक वैल्यूज बोलते हैं कल्चर की। कल्चर को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड वीक कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर वो वैल्यूज हैं, वो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो करनी ही करनी है हमने, जिसमें हम सब कन्विंस्ड हैं। हम में से मेजॉरिटी 70, 80, 90% लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। जिनको कम लोग फॉलो करें, 30-40% फॉलो करते हैं बाकी नहीं करते, 50% करते हैं बाकी नहीं करते, 60 करते हैं नहीं करते। लेकिन जो 60 भी कर रहे हैं वो भी कभी कर लिया कभी नहीं किया, मतलब वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है वाली सिचुएशन है, वो वीक कल्चर कहलाता है बुनियादी तौर पर। ये जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अगर आप वीक कल्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी क्योंकि लोग डाई हार्ड उसको फॉलोअर नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कल्चर को अगर आप लोग तब्दील करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग कल्चर में आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारी वर्किंग, हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हो, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नॉर्मली उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके,
अब यहाँ पर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि हम कल्चर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्टडी करना इसलिए जरूरी है या उसको अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है ताकि एज अ मैनेजर नंबर 1 हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के काम करने का तरीका क्या है और हम उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को हैंडल कर पाए। फिर वही रिपीट करूंगा, अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली हैंडल ना किया तो रेजिस्टेंस आएगी। अब चाहे कम रेजिस्टेंस आए या ज्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस जरूर आएगी। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि पहले हम एज मैनेजर आइडेंटिफाई करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, ताकि हम वहां के लोगों को उस कल्चर के अकॉर्डिंगली बुनियादी तौर पर हैंडल कर सकें। बड़ी कॉमन सी चीज है, एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कुछ कल्चर ऐसा डेवलप हो गया कि एवरीबॉडी इज एट हिज ओन और हर, तो मुझे काम मिला है तो मैं ही जिम्मेदार हूं, ठीक है ना। तो बॉस अगर कभी नाराज भी होता है, यार ये काम नहीं हुआ, तो बाकी कहते हैं सर ये तो उस्मान को मिला हुआ था। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर डेवलप हुआ है। एज अ मैनेजर अगर आप आते हैं और आप इस कल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक चीज तो इमीडिएटली एविडेंट है कि यहाँ पर टीम ओरिएंटेशन मौजूद नहीं है। अगर मैंने टास्क ऐसे असाइन किए कि जिसमें मैं कहूं कि जी आप 5 लोग मिलकर काम करें, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये पांचों इस चीज के आदी ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कुछ कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है कि आपस में फ्रेंडशिप्स मौजूद हैं, लोग हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर लेते हैं। मीटिंग में बैठ के आप बॉस कहता है कि उस्मान तुमने ये काम करना है, तो फौरी तौर पे एक और कहता है ओके सर आई विल ऑल्सो हेल्प हिम। या मैं अगर किसी दिन छुट्टी पे जा रहा हूं तो अपने दोस्त को यार मैं आज छुट्टी पे हूं, वो मेरी टेबल पे फाइल पड़ी है, जरा देख ली उसे। ये सॉर्ट ऑफ कल्चर अगर डेवलप हुआ है, तो इसका मतलब है हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, और हम हेल्प आउट करने की कोशिश भी बुनियादी तौर पे हर टाइम करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर आप जाते हो, तो अब आपको कल्चर को स्टडी करके इमीडिएटली मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे हेल्पिंग कल्चर मौजूद है, टीम्स के तौर पे काम असाइन किया जा सकता है, और काम देने के बाद दूसरों से ये भी कहा सकता है यार जरा इसको थोड़ी सी मदद करना है। लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि सर मेरा काम तो नहीं ना आएगा, और या ये नहीं कहेंगे कि सर देखे ना मैं तो खुद बड़ा मसरूफ हूं, मैं उस्मान की हेल्प आउट क्यों करूं, क्योंकि कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है। अब ये एक जनरल सी एग्जांपल है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एज अ मैनेजर आपको क्यों जरूरत है कि हम कल्चर को अंडरस्टैंड करें। जी वकील क्वेश्चन पूछिए बेटा। माइक ऑन कर लीजिए बेटा, मैंने यहाँ से ओपन कर दिया हुआ है आपका माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी पूछिए। सर वो कुछ फेलोज कह रहे हैं कि वो गूगल मीट पे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप उनको अलाउ करेंगे फिर वो उनका ज्वाइनिंग होगी, आप उनको अलाउ कर नहीं दें। बेटा, यहाँ पर ऑलरेडी कोई 8 या 9 लोग मौजूद हैं, मतलब मैं घर जाके तो ज्वाइनिंग नहीं करवा के ला सकता। यही हो सकता है कि वो ये रिक्वेस्ट करें कि सर जरा हमारे घर आके हमारा कंप्यूटर हैंडल कर लें। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। सो एज अ मैनेजर हमारे लिए इसलिए जरूरी है। अब ये जो कल्चर होगा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का, अब ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, ये बुनियादी तौर पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। ये हमें बता रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर डेवलप होता है प्रोग्रेसिवनेस का, वो आगे बढ़कर काम करना चाह रहे होते हैं, आगे बढ़कर काम करते हैं, वो रिस्क भी बियर कर लेते हैं, वो नई अपॉर्चुनिटीज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर डेवलप हो जाता है सेफ साइड पर चलने का, वो सेफ्टी को प्रेफर कर रहे होते हैं। उनकी जो एफर्ट होती है वो ये होती है कि हमें कोई ऐसी चीज के अंदर एंगेज ना होना पड़े जिसमें हमें ये प्रॉब्लम आए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आपको ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टेकर है या नहीं है, टीम ओरिएंटेशन मौजूद है या नहीं है, लर्निंग ओरिएंटेशन मौजूद है या नहीं है, ठीक है, एथिकल कंसीडरेशंस मौजूद हैं या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी, वर्किंग परफॉर्मेंस, लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, सोशलाइज होना, इसका लेवल बुनियादी तौर पर क्या है। सो जब हम एज अ मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को स्टडी करते हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें बुनियादी तौर पर नजर आती हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम फौरी तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बेटा यहां तक बात?
But again, any question? Okay. Now, as a manager of the organization, मेरी डिजायर ये होगी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनकी जो बुनियाद हो वो टीम बिल्डिंग पर हो, सपोर्ट पर हो, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल्टी की बुनियाद पर हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल्टी की बुनियाद पर हो, हेल्पिंग एटीट्यूड हो एक दूसरे के साथ, एथिकल कंसीडरेशंस मौजूद हो। एथिकल कंसीडरेशंस का मतलब ऑफिस का काम है तो हमें पूरा करना है, हैंकी पैंकी नहीं करनी है उसके अंदर, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर मौजूद हो। ऑर्गेनाइजेशन की जिसे कहना चाहिए ना ऑर्डर फॉलोइंग हमारे अंदर मौजूद हो कि बॉसेस जो कह रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एज अ मैनेजर मेरी डिजायर ये होगी, क्योंकि अगर ये वैल्यूज मौजूद हैं तो ये सारी की सारी वो वैल्यूज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में के इंक्रीमेंट के अंदर बुनियादी तौर पर रोल प्ले कर रही होंगी। सो अ गुड स्ट्रॉन्ग कल्चर having values such as supporting each other, communicating each other, ethical considerations, ये वाली values तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होंगी। लोग रिस्क टेकिंग कर रहे होंगे, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज को एनहांस कर रहे होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन पर वर्क को कंप्लीट करने के लिए एफर्ट पुट इन कर रहे होंगे। सबका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अपर साइड के ऊपर जाएगी। ये पॉजिटिव साइड होती है हमारे कल्चर की, जो आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर मौजूद होता है। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कल्चर की, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कल्चर की। वो लिमिटेशंस ये होती हैं कि जब कल्चर एक दफा डेवलप हो जाता है तो मैंने आपसे कहा उसको चेंज करना कोई आसान काम नहीं होता, उसको चेंज करना आसान नहीं होता, रेजिस्टेंस आती है। वन फाइन डे ऑर्गेनाइजेशन को एहसास हो कि हाँ हम बड़ा अच्छा काम कर रहे थे बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट के अंदर, कोई मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए। जैसे अभी रिसेंटली, अभी पास तो नहीं हुआ गालबन, आई एम नॉट श्योर, लेकिन रिसेंटली एक बिल जरूर प्रेजेंट हुआ यूरोपीय यूनियन के अंदर कि जो फर्म्स के इंटरनल ऑडिट होते हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करे। यूरोपीय यूनियन में ये वो चली। अभी तक क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करते हैं एनुअल ऑडिट के लिए, वो जिसको रिपोर्ट करना होता है। इंटरनल ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर कर लें तो ठीक है, नहीं भी करें तो भी काम चलता है। वहां पे हम क्या करते हैं, हम किसी चार्टर्ड सीए वाले को जिसने पूरा ना किया हो सीए, लेकिन हम उसको ले लेते हैं। हम सिंपल अकाउंटेंट को अपने बोलते हैं अगर उसका एक्सपीरियंस है कि वो इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस से गुजर जाए। एसीसी काफी सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती है। अब जब ये बिल प्रेजेंट होता है, अगर ये अप्रूव हो जाता है, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर ये अप्रूव हो जाता है कि जी ये बिल अप्रूव है, आज के बाद जो फर्म्स होंगी मौजूद होंगी यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड, उनके इंटरनल ऑडिट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। तो इसका मतलब है यूरोप में मौजूद तमाम फर्म्स और वो तमाम कंपनियां जो हैं तो दुनिया के दूसरे ममालिक में लेकिन वो यूरोपीय यूनियन में ऑपरेट करते हैं, उनके लिए कंपल्शन हो जाएगी कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। फर्म्स के पास अब क्या ऑप्शन बचेगी, या तो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करेंगे या अपने करंट जो काम कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट का लोग, उनको फोर्स करेंगे या मोटिवेट करेंगे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लें। अब रेजिस्टेंस आएगी, जिस वन फाइन डे मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूं, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज फाइन, वन फाइन डे आप आके मेरे से कहोगे यार उस्मान योर सर्विसेज इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड और यू हैव टू अपग्रेड, तो आप ऐसा करो कि फॉर द टाइम बिंग हम आपको ऑडिट से हटा रहे हैं, हम आपको उठा के डाल रहे हैं अकाउंट सेक्शन में क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, या आपके सीए के 2 पेपर रहते हैं तो वी नीड यू कि आप बाय दी एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या अगले 6 महीने के अंदर अंदर उन पेपर्स को क्लियर करो, वरना हमें आपको चेंज करना पड़ेगा। अब कल्चर की लिमिटेशन क्या है, अगर तो कल्चर ये है कि आप मैं हमारी एक टीम बनी और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस आएगी। मैं आप लोगों के साथ आके करूंगा यार आज बॉस ने बुलाया था, वो मुझे ऑडिट से उठा के अकाउंट में डालने लगे हैं, अब हमारी तो बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, आप सारे इमीडिएटली मेरी तरफ हो जाओगे और रेजिस्ट करोगे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ये डिसीजन वापस ले ले। सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्चर अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर है, चाहे अच्छा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन उस
तब्दील करना चाहे तो बुनियादी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन आसानी से चीजों को तब्दील नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी, हम लोग लाहौर में हैं, हम सारों का एक कल्चर मौजूद है, हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। वन फाइन डे आपके बॉसेस कहते हैं जनाब हमने 5 लोग हायर किए हैं चाइना से कंसल्टेंट, वो आएंगे और वो ऑफिस में बैठेंगे और आपने उनके साथ मिलकर काम करना है। अब हम तो उनके साथ काम करने की आदी ही नहीं है, हमें तो आदत है ऑफिस के अंदर बैठ के पंजाबी बोलने की, हाथ पे हाथ मार के जुगतबाजी करने की। हम लोग रेजिस्ट करें, ये लिमिटेशंस होती हैं। अगेन ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इनको रिजॉल्व किया जा सकता है, इनको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन ये लिमिटेशन होती है। कल्चर आपको बुनियादी तौर पे इस तरह की चीजें चेंज करने से रोकता है। जी यूसुफ, क्वेश्चन पूछिए बेटा। सर मुझे एक चीज ही पूछनी थी, अभी आप बात कर रहे थे, तो सर एचआर का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डेवलप करने में? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जितनी भी पॉलिसीज आती हैं वो एचआर की तरफ से ही आती हैं। क्या अभी एचआर डिस्कस मेन करते परफॉर्म हैं, करता? अभी डिस्कस करते हैं। ओके सर, अभी डिस्कस करते हैं बेटा, अभी डिस्कस करते हैं। आगे अगला टॉपिक आ रहा है कि कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होता कैसे है, ठीक है, उसके अंदर इसको शेयर करते हैं। ओके नाउ, अब इन्होंने यूसुफ ने क्वेश्चन भी पूछा और मैंने कहा भी, तो नेक्स्टली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डेवलप होता कैसे है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एज अ मैनेजर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मौजूद हो और आप चाहते हो कि कल्चर किसी पर्टिकुलर टाइप का कल्चर डेवलप हो, तो बुनियादी तौर पे वेज आउट क्या है, कल्चर की डेवलपमेंट का सोर्स क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके बॉसेस, टॉप हेड्स। अब वो कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर का सेठ है, वो जिस तरह बिहेव करेंगे, जिस तरह काम करेंगे, स्लोली ग्रेजुअली सारे वैसे ही करना शुरू हो जाएंगे। आप बड़े इंथुजियास्ट हो, आज आपका एमबीए कंप्लीट हुआ, आपने कहा बस मैंने दुनिया बदल देनी है, ठीक है, मैं बस अपना काम करूंगा। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहां जाते ही पहले दिन आपको धक्का लगता है, आपका बॉस 2:30 बजे उठ के चला जाता है, जो उसका असिस्टेंट था वो 2:45 बजे चला जाता है। बाकी लोगों को आप देखते हो ऑफिस का टाइम 5 बजे तक है, कि वो 4, 4:15 बजे उठे, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, 4 बैठे में 10 चले गए, आप 5 बजे तक बैठे हो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन आप 4:45 बजे उठोगे, महीने बाद आप 4:30 बजे उठोगे, 2 महीने बाद आप भी उनकी तरह 3:30, 4:45 बजे घर चले जाया करोगे। तो इसका मतलब हुआ कि आप उस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे आपका बॉस बिहेव कर रहा था। आपका बॉस अगर 5 बजे के बाद भी 5:30, 6, 6:30, 7 बजे तक बैठना शुरू हो जाएगा, आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन 5 बजे उठ के आ जाओगे, 11वें दिन आप शर्मा हजूरी में बैठोगे वहां पर। 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको भी आदत हो जाएगी कि 5 बजे अगर काम खत्म हो तो जाएंगे, वरना कोई बात नहीं यार, बॉस भी बैठा है, मैं भी बैठा हूं, सारा ऑफिस बैठा हुआ है। तो सबसे पहला रोल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कल्चर डेवलपमेंट के अंदर, वो आपके बॉसेस का होता है। वो जिस तरह एक्ट करते हैं, वो जिस तरह बिहेव करते हैं, एज रोल मॉडल आप उन्हें फॉलो करते हो, और स्लोली ग्रेजुअली वो चीज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के अंदर एम्बेड हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं कि अब ये कल्चर का हिस्सा बन गया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऑर्गेनाइजेशन को से फॉलो करना शुरू कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट से एक लेयर नीचे उतर है। यूसुफ, ये आपके क्वेश्चन का भी आंसर है। आपका रिस्पेक्टिव हेड, अब वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऑपरेशंस मैनेजर हो, या वो आपका क्रेडिट मैनेजर हो, या वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, जो पॉलिसीज प्रैक्टिसेस वो बनाएंगे, जिस तरह वो आपको गाइड करेंगे, जिस तरह वो आपको चलाएंगे, स्लोली ग्रेजुअली आपकी वैल्यूज, आपकी प्रैक्टिसेस उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, उसमें कन्वर्ट। अगर एचआर वालों ने पाबंदी लगा दी है आज कि जनाब 5 बजे से पहले जो उठकर जाएगा उसकी हम एब्सेंट मार्क कर देंगे, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, उसके बाद सबको आदत हो जाएगी कि 5 बजे तक बैठना ही बैठना है। वैसे ये याद रखें, शुरू में रेजिस्टेंस आएगी, ऐसे पागल हो गया, ऐसे दिमाग खराब है, सॉर्ट ऑफ, ये सब आएगी। लेकिन अगर वो परसिस्टेंट रहे कि नहीं जी, जो 4:45 बजे उठ के गया उसकी एब्सेंट मार्क कर दो, सुबह के लिए जो 9:10 पे आया एब्सेंट मार्क कर दो, पहले कोई 9 आ रहा था, कोई 9:30, कोई 10 आ रहा था, 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर सारे सीधे हो जाएंगे, सुबह 9 बजे आना शुरू हो जाएंगे, सॉर्ट ऑफ। तो आपके इमीडिएट मैनेजर जिस तरह गाइड कर रहे होंगे, जिस तरह आपको चला, अब आपका मैनेजर
अगर फाउल लैंग्वेज यूज करता है, एग्रेसिव लैंग्वेज यूज करता है, तो ये भी ट्रेवल करेगा नीचे। आप भी फाउल लैंग्वेज और एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर दोगे। आपका बॉस अगर बड़ा सपोर्टिव है, आपकी बात सुनता है, प्यार से आपसे बात करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, तो आप भी ऑटोमेटिकली स्लोली ग्रेजुअली लर्निंग करके उसी तरह बिहेव करोगे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जैसे आपका बॉस आपके साथ बिहेव कर रहा था। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स तो ये आपके मैनेजर्स हैं, दोनों लेयर्स, जिस तरह से वो बुनियादी तौर पर काम कर रहे होंगे। आपके फाउंडर कहें, ओनर कहें, गवर्नमेंट बोले, मैनेजर बोले, ठीक है, जो भी आपके सुपीरियर हैं वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो आपके रोल मॉडल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप भी ऑपरेट करते हो। ठीक हो गया। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरीज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्टोरीज हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती हैं। आप गए ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सुनने को मिला यार वो ना आमिर नाम का एक बंदा था, 2 साल पहले आया था सेल्स के अंदर, ठीक है, उसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इतने टारगेट इस टाइम अचीव किया, इतना टारगेट इस टाइम अचीव किया। 2 साल के अंदर अंदर भाई उसे प्रमोशन करके इन्होंने डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स के तौर पे ले गए हुए 2 साल के अंदर अंदर। अब ये एक स्टोरी है। एक दूसरी स्टोरी, यार फला बंदा था, तेनू याद है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ हरकत की सी किन्नू ਨੂੰ पता नहीं लगा, 2-3 वारी की थी ना, फड़या गया। अब ये स्टोरीज आपको बुनियादी तौर पे ये फीलर या इंस्टिगेट या डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी, दैट इज व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड नॉट टू बी डू। ठीक हो गया। इसको, ये स्टोरीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टोरीज प्रिवेल कर रही होंगी वो कंट्रीब्यूट करेंगी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप करने के लिए। ओके, जूम के ऊपर बेटा जो आप लोग मौजूद हो, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। मैंने आपको, इसको मैं बंद कर देता हूं, दोबारा लिंक आपको भेज देता हूं, विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप लोग दोबारा लॉग इन हो जाओ। ठीक है, थैंक यू बेटा। कोई रिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म के कोई मौजूद हैं? रिचुअल्स का मतलब है कि ऑलरेडी आपकी जो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं वो आपके कल्चर को डेवलप करने में सपोर्ट बुनियादी तौर पर प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक हो गया। सोशलाइजेशन का प्रोसेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, आप लोग आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हो, वो एक सोर्स है कल्चर डेवलप होने का। जैसे 5-6 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, वो जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमीडिएटली कल्चरल वैल्यूज डेवलप होना शुरू हो जाती होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, अब ये यूसुफ वंस अगेन आपके ही क्वेश्चन का एक पार्ट है, जो हायरिंग आप कर रहे होते हो, द सिलेक्शन ऑफ द पीपल, आप किस किस्म के लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, एक चीज याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किसी में अप्लाई करते हो, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो आपकी टेक्निकल स्किल्स में इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी बहुत सारी स्किल्स के अंदर जरूर इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उनका एक इंटरेस्ट ये भी होता है कि वो ये आइडेंटिफाई करें कि विल यू बी द पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर फिट इन हो जाएगा। मैं बड़ा क्लियर एक बात अमूमन स्टूडेंट से कहता होता हूं, आप में से कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, सर ये आपने असाइनमेंट दी थी, मैंने अकेले ही कर लिया। अकेले क्यों किए भाई, ये तो ग्रुप असाइनमेंट थी, टीचर्स अमूमन कहते होते हैं, और सर बाकी लोग तो काम ही नहीं करते। इट्स ओके, आगे चलें। आप इंटरव्यू देने बैठे हो, वहां जाके जब आपने यही बात की, उन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट आपने किया था, जी सर टीम मेंबर्स थे, लेकिन सर सारा काम मैंने ही किया था। ओके, कि बाकी लोग काम नहीं करते यार, तुझे ऐसा ही है यार, वो आप भी आगे से हाँ मैं फटाफट मिला देना, हाँ सर ऐसा ही है, वो कोई भी मेरी बात मान ही नहीं रहा था, बड़ा लेट हो रहा था, तो फिर मैंने अकेले ही सारा काम कर लिया। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन की ओरिएंटेशन टीम्स वाली है, तो उन्हें क्लियर कट पता है कि यू आर नॉट अ फिट पर्सन, क्योंकि आप टीम के अंदर रहकर काम नहीं कर सकते। टीम में रह के काम करने का मतलब ये नहीं होता कि टीम में सारों ने थोड़ा थोड़ा काम किया। इसका मतलब होता है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो यू मस्ट बी कैपेबल कि आप उनसे काम करवाएं। आप ऐसे मौके पे अपने मुंह से एडमिट कर रहे होते हैं कि सर आई एम नॉट कैपेबल कि मैं दूसरों से काम करवा सकूं। सो ये इसको हम बोलते हैं कि आपकी एचआर का काम है ये कि जब वो हायरिंग करें तो वो आइडेंटिफाई करें कि ये पर्सन किस किस्म का, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल, बिहेवियरल, एथिकल, मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट इन हो रही हैं या नहीं हो रही, और अगर फिट इन हो रही हैं तो क्या वो हमारे लिए सूटेबल भी हैं या हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक हो गया। एंड फाइनली सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस हम पर्टिकुलरली रेफर करते हैं न्यू कमर्स के लिए। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो तो आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होता है, आपने सुना होता है यार फैसल बैंक बड़ी अच्छी जगह है, वहां ना प्रोग्रेसिव है बड़े, वो बड़ी जल्दी प्रमोट करते हैं। तो आपकी
एक फीलिंग मौजूद। लेकिन यार टफ बड़े हैं, शाम 5 बजे छुट्टी नहीं करने देते, 6-7 बजे तक वो लोग बैठे रहते। आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि मैं फैसल बैंक अप्लाई कर रहा हूं, अगर मेरी यहां पर जॉब हो गई तो आई एम विलिंग कि मैं 6-7 बजे तक बैठ जाया करूंगा, आई एम विलिंग कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, एटसेट्रा। हायरिंग हो जाती है, हायरिंग होने के इमीडिएटली बाद इनिशियल आपकी गेट टुगेदर, आप पहले दिन ऑफिस गए, वहां जिन लोगों से आप मिले, एनकाउंटर स्टेज कहलाती है ये। एनकाउंटर स्टेज, एनकाउंटर मतलब लोगों से पहली दफा मिलना, पहली दफा मिले, जिस तरह लोगों ने आपको ट्रीट किया, आपको ग्रीट किया, अब पहले दिन ही आपको बंदा उन्होंने कहा यार तू किथे आ गया, तेरा तो दिमाग खराब है, कोई जगह काम करने वाली। या पहले दिन मिले और उस बंदे ने आपसे कहा कि यार वेलकम, वी आर हैप्पी कि आप यहाँ आए, इट्स अ वेरी गुड प्लेस और इंशाल्लाह आप एंजॉय करोगे, कोई प्रॉब्लम आए तो यार वी आर ऑलवेज हियर, यू कैन ऑलवेज कम। जो भी दोनों में से सिचुएशन हुई, अकॉर्डिंगली आपकी ओरिएंटेशन डेवलप होती चली जाएगी, डेवलप होती चली जाएगी। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली स्लोली ग्रेजुअली मॉर्फिसिस, मेटामॉर्फिसिस वर्ड है, मेटामॉर्फिसिस स्टेज, दैट इज कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, जहां पे जिस सर्कल के अंदर मौजूद है उसकी तरह से अपने आप को चेंज करो। जैसे आपके कॉलेज में दोस्तों का एक ग्रुप है, एक मोहल्ले के दोस्तों का ग्रुप है। मोहल्ले के दोस्तों के ग्रुप में आपका पर्टिकुलर बिहेवियर होगा। जब आप कॉलेज में आए, यहाँ 5-6 लोग आपसे दोस्त बने, फर्स्ट एनकाउंटर, एक दूसरे को मिले, पहचाना, फिर एक दूसरे के साथ बैठे, स्लोली ग्रेजुअली आपका एक अपना सिस्टम डेवलप हो गया, एक दूसरे से बातचीत करने का, बातें शेयर करने का, कॉन्फिडेंस का, ट्रस्ट का है या नहीं है, जो भी डेवलप हुआ है उसको हम बुनियादी तौर पर मेटामॉर्फोसिस बोल रहे हैं। दैट इज आपकी एडजस्टमेंट इसके अंदर क्या हो रही है। जहां तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है बेटा तो प्लीज पूछिए, एनीवन। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बेटा पूछो। रिचुअल्स होती हैं बेटा जिसको हम बोलते हैं कि किसी काम को करने का तरीका। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन से निकलूं तो शायद आपको आसानी से समझ आए। रिचुअल्स होती हैं इबादत का तरीकाकार क्या है। रिचुअल्स, ईद वाले दिन ईद की नमाज खत्म हुई, उसके बाद खुतबा हुआ, खुतबे से उठ के लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, ठीक है, 3 दफा राइट लेफ्ट राइट मिल रहे होते, ये रिचुअल है। कहां से आया, ये एक अलहदा बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बट हम फॉलो कर रहे हैं, ये रिचुअल है, ठीक है ना, ये इबादत तो नहीं है ना, लेकिन रिचुअल है, दैट इज एक तरीकेकार, अदब आदाब जिसको सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। आप बॉस के सामने जाते हो तो बॉस के सामने जाके अस्सलाम वालेकुम सर, ये अब एक वो डेवलप हो जाएगा कि आप सामने इस तरह हाथ थोड़ा सा सीधे होकर हाथ को बांध के खड़े हुए हो, इसको बुनियादी तौर पे बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा? ओके, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, मैं इसका चार्जर लगा लूं जरा, सिर्फ 1 मिनट बेटा। ठीक हो गया? ओके, नाउ मैंने आपसे कहा एथिकल और कल वो डेवलप करना कंसिडरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, आपको फिर से एक दफा इसको जहन में आ गया तो दोबारा आपके साथ शेयर कर लेता हूं। हमारी ये ख्वाहिश होगी एज अ मैनेजर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर डेवलप हो वो एथिकल कल्चर हो। अब एथिकल कल्चर क्या हो सकता है? एग्रेसिवनेस ना हो, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल ना हो रही हो, एक दूसरे की पुलिंग ना हो रही हो, ठीक है ना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना हो रही हो, क्योंकि अगर होगी आप तो अपने और अपने राइवल के साथ कर रहे हो, लेकिन नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा होगा ना, परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की कम हो रही होगी, ठीक है।
आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड कर रहे हो। आपको नजर आए कि आपकी साथ वाली टेबल पे जो बंदा बैठा है उससे काम नहीं हो पा रहा, तो आप उसको हेल्प कर रहे हो कि यार तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। आप बेईमानी नहीं कर रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। हमारी डिजायर है कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कल्चर डेवलप करे। ठीक है, तो ये एथिकल कंसिडरेशन हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका आपके साथ कि आपके बॉसेस अगर एथिकल जिस तरह बिहेव करेंगे वैसे ही आप भी बिहेव करोगे। सो आपका बॉस अगर एथिकली बिहेव कर रहा होगा तो आप भी एथिकली बिहेव कर रहे होंगे। आपका बॉस अगर पोलाइटली सारों से बात कर रहा होगा, बुरा भला नहीं कह रहा, एग्रेसिव टोन में नहीं है, लोगों को बुली हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, मेंटरिंग प्रोवाइड करके आपको सिंपल ये राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, हम आपको प्रिपेयर कर सकते हैं टू डेवलप और टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर। एंड वन लास्ट थिंग, यहां पर आपकी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम इंस्टॉल करके भी ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया। हेल्प करना, टीम वर्क के तौर पे काम करना, एथिकल कंसिडरेशंस को फॉलो करने को रिवॉर्ड करें। वो रिवॉर्ड फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड सिंपल मॉरल भी हो सकता है, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब सॉर्ट ऑफ थिंग। और जो इसके अगेंस्ट जा रहा है उसको पनिश करें। वो पनिशमेंट लाजमी नहीं है कि आप बंदे को बाहर ही निकाल दें, वैसे वो भी एक पनिशमेंट है, लेकिन प्रोमोट ना करना या सिंपल मीटिंग में कहना कि यार आपने ये किया है, वी रिक्वेस्ट यू काइंडली डू नॉट डू इट अगेन। ठीक है, या थोड़ा सा अब एग्रेसिवनेस ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एग्रेसिव ना हो। एग्रेसिव ना होने का मतलब ये है कि आप बिना वजह एग्रेसिव नहीं हो रहे। A little bit of aggression, a little bit of punishment may help you develop a culture which is desired, or develop a culture, change the culture in your particular scenario. क्लियर होगी बात। वन लास्ट थिंग जो हमें यहाँ पर बुनियादी तौर पर डिस्कस करनी है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक नया कंस्ट्रक्ट है, ये अभी तकरीबन को 15-20 साल से ये हमारी रिसर्च के अंदर या ओबी के अंदर इसको स्टडी करना शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, स्पिरिचुअलिटी हर जगह मौजूद होती है। एक रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी भी है, वो सूफीज्म और वो साइड वहां पर चली जाती है। उसको हम शेयर नहीं कर रहे, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी की बात करें। स्पिरिचुअलिटी का जो वर्ड है, इसका बुनियादी मकसद, या इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कहूंगा सेंस ऑफ पर्पस। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सेंस ऑफ पर्पस। वो जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है उसका भी यही मतलब है, सेंस ऑफ पर्पस। सेंस ऑफ पर्पस क्या है? वी आर ह्यूमन, हम इस दुनिया में हैं, कुछ हमारे पर्टिकुलर टास्क हैं, उनमें से एक टास्क ये है कि हम अल्लाह को की इबादत कर रहे हैं। स्पेंडिंग द 9 to 5 टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप फील करोगे ना कि यार ऑर्गेनाइजेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे इसको चलाना है, मुझे इसके अंदर रहकर काम करना है, मुझे इस तरह से ऑपरेट करना है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा, वो कहेंगे यार तू इतना काम करता है, यार रिस्क है मेरा यहाँ से लगा हुआ, तो देखो काम तो करना चाहिए ना। ये सेंस ऑफ पर्पस है, ये सेंस ऑफ पर्पस है। आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हो, आपको आपकी साथ वाली चेयर के ऊपर बंदा नजर आ रहा है, बेचारा बड़ा परेशान है, उससे जो भी टास्क दिया वो पूरा नहीं हो रहा, तो हैविंग समथिंग इनसाइड यू यार लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है ना, दिखा यार फाइल क्या प्रॉब्लम है तेरी, मैं तुझे बताता हूँ किस तरह से सॉल्व होगी। सेंस ऑफ पर्पस, दैट इज मैं यहाँ बैठा हूं, मैं काम कर रहा हूँ, सेंस ऑफ पर्पस क्या है? द वर्क नीड टू बी डन, अब चाहे मुझे उसके लिए हेल्प आउट करना पड़े किसी को। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेंस ऑफ पर्पस। वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी का मतलब है यू आर इन द वर्क प्लेस एंड यू आर हैंडलिंग द वर्क प्लेस इन अ मैनर कि आपको लगता है कि इसके कोई मीनिंग है, इस वर्क प्लेस के इस टास्क के जो मुझे मिला है और मुझे इसको अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहिए, मुझे इसको अच्छी तरह परफॉर्म करके। जो लेटेस्ट रिसर्च है हमारे पास, मॉडर्न डे रिसर्च ओबी के अंदर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो की गई है,
बड़ी इंटरेस्टिंगली वो आइडेंटिफाई करते हैं द पीपल हु आर हाई इन स्पिरिचुअलिटी, हु आर हाई इन स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, जिनका सेंस ऑफ पर्पस स्ट्रांग है, वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ रहे हैं, लॉयल्टी शो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की लॉसेस को अपना लॉस समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, सक्सेस को अपनी सक्सेस और ग्रोथ समझते हैं। रिसर्च ये साबित करती है कि ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हैं, ये ज्यादा बेहतर परफॉर्मर होते हैं। मैं क्लियर बताता हूं आपको, तो ये कहते हैं द हायर द स्पिरिचुअलिटी द हायर विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन। सेंस ऑफ पर्पस है ना, तो एफर्ट कर रहा होगा तो उसका परफॉर्मेंस लेवल बुनियादी तौर पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो सेंस ऑफ पर्पस उसके अंदर अगर मौजूद है तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा। वो इन सिविल बिहेवियर में इंगेज कम होगा, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर में कम इंगेज होगा, डिसरप्टिव बिहेवियर के अंदर कम इंगेज होगा। इन तीनों का मतलब क्या है, गालम गलोच, चोरी, बेईमानी, ऑर्गेनाइजेशन के काम को खराब करना, ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को जाती इस्तेमाल में ले आना। आप सेल में हो, बाहर गए, ऑर्गेनाइजेशन की सेल करने के बजाय अपनी जाती सेल करना शुरू कर, वो लोग ये सारे काम कम करेंगे जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़े से हाई होंगे। ठीक हो गया। टॉलरेंस उनके अंदर निस्बतन ज्यादा होगी। टॉलरेंस ज्यादा होने का मतलब ये है कि प्रेशर्स को बियर कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे। ठीक हो गया। रिस्क को हैंडल करने की एबिलिटी इन लोगों के अंदर निस्बतन ज्यादा होती है। कमिटमेंट इनमें निस्बतन ज्यादा होती है। कमिटमेंट का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के साथ कमिटेड होंगे। ठीक हो गया। एंड पर्सनल लाइफ के साथ साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, समटाइम्स तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। इन अ नटशेल द पीपल हायर इन स्पिरिचुअलिटी आर बेटर वर्कर्स। सो आज की मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पे इनकरेज करती है इसको कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी हाई हो। मैं फिर एक दफा रिमाइंड कर दूं, यहाँ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही, वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। और एक स्टेप आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन डिजायर करती है कि वो वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी को इनहेंस करें। ये एक अलहदा बात है कि इसके लिए मैनी टाइम्स वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मोटिवेट करते हैं थोड़ा सा रिलीजन की साइड के ऊपर। लेकिन बहरहाल हायर द स्पिरिचुअलिटी हायर विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन, हायर विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन, हायर विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक बेटा क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एनी क्वेश्चन? चलो ओके बेटा, थैंक यू सो वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।